तो ये आपका अधिनियम 368 में, ये 368 आर्टिकल है। 42वां संशोधन में क्या हुआ फिर? हमने अभी तक पढ़ लिया 39वां संशोधन तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का हवाला देते हुए। फिर 42वां संशोधन हुआ। 42वां संशोधन में क्या कहा? देखो 368 को बदल दिया गया। 368 में क्या बदला गया? देखो यहाँ कहाँ लिखा हुआ ये कि ये तो 24वां 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 24वां, ये 7वां है, ये 42वां संशोधन है। ठीक है, तो 4 6 जहां लिखा हुआ है, 6 कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो 6 इसमें लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ ब्रैकेट शुरू है और यहाँ ब्रैकेट खत्म है। तो ये दोनों छठे 42वें संशोधन में आए दोनों पॉइंट। कौन सा? चौथा 368 4 और 368 5, ये 42वें संशोधन में आया। ठीक है, 42nd संशोधन में आया ये दोनों आर्टिकल। इन दोनों आर्टिकल में क्या लिखा गया था? जिसके तहत सॉरी, इस संविधान का इस अनुच्छेद के अधीन, मतलब 368 के अधीन इस धारा के प्रारंभ होने से पश्चात किया गया तात्यर्पित कोई संशोधन, मतलब कि इसके बाद 368 के तहत किया गया कोई संशोधन 1976 के बाद से पहले या उसके पश्चात, अगर 368 के तहत कोई भी संशोधन किया होगा, इस संविधान का 368 के तहत कोई भी संशोधन किसी न्यायालय के किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं, मतलब इस आधार पर नहीं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, किसी भी आधार पर उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब अगर संसद 368 के तहत कोई भी संशोधन करती है तो उसको किसी भी आधार पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता न्यायालय में। समझ गए? ये बोला इसने। और उस 368 में क्या गया कि शंकाओं को दूर करने के लिए, किसी के मन में कोई डाउट ना रहे, इस अनुच्छेद के अधीन 368 के अधीन इस संविधान में कोई भी परिवर्तन किया जाए वो संसद की संवैधानिक शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। मतलब कि 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति ना अनियमित है, अनियमित मतलब कोई सीमा नहीं, असीमित है। ठीक है, 368 4 में लिखा गया कि 368 4 में क्या लिखा गया कि 368 के तहत कोई भी संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी आधार पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। और 368 5 में क्या लिखा कि संविधान की जो संसद की संवैधानिक शक्ति है ना, संविधान को बदलने की शक्ति, संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति, वो निर्बंधन नहीं होगा, उस पर कोई निर्बंधन नहीं होगा, मतलब वो असीमित है, कोई सीमा नहीं है संविधान संसद की संवैधानिक शक्ति की, मतलब कुछ भी बदल सकती है। ठीक है, और यही दोनों मामले चैलेंज किए गए, यही दोनों मामले चैलेंज हो गए। इसने क्या बोला? 368 4 बनाया और 368 5 बनाया। ठीक है, 368 4 में क्या लिखा कि 368 के तहत संसद का संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो होगा वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है, चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कोर्ट में उससे नहीं पूछ सकते संशोधन अधिनियम गलत है कि सही है। ठीक है, पहला तो ये लिख दिया उसने 368 4 में। 368 5 में क्या लिख दिया कि संविधान संसद की शक्ति, संवैधानिक शक्ति जो है वो असीमित है, अनडाउटली, कोई शक नहीं है इसमें, क्या वो सीमा है उसके ऊपर, कोई सीमित, कोई सीमा नहीं है, असीमित शक्ति है। ठीक है, इसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में कि भाई ऐसे लिख के कहां जाओगे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल मामले में इसको पकड़ लिया। कौन से मामले में? मिनर्वा मिल केस में। तो छठा इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? मिनर्वा मिल। मिनर्वा मिल केस 1980। बोला 368 4 और 368 5 गेट लॉस्ट। ठीक है, असंवैधानिक, अवैध, खत्म, बात खत्म। ठीक है, ये मूल संरचना को, सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दे दी कि ये ऐसा नहीं चलेगा, मतलब न्यायिक समीक्षा को हटा नहीं सकते। मेन क्या था उसमें, मतलब कि मूल ढांचा क्या है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के लिए इस पर उन जो उसने प्रावधान बनाया है इसमें बोले कि न्यायिक समीक्षा के तो कोई जगह ही नहीं है इसमें, तो मतलब ये तो विषय गलत हो गया, तो मतलब हटाओ इसको। तो क्या बोला उसने, न्यायालय ने क्या बोला? चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए इस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद उसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है।
मतलब क्या बोला, एक ढांचे में क्या बताया, मूल ढांचे में एक और वर्ड ऐड हुआ क्या, सीमित संसद को संवैधानिक शक्ति, ये उल्टा लिख दिया गया यार, संसद की सीमित संविधान संशोधनकारी शक्ति लिखना था, ठीक है। मूल ढांचे में क्या लिखा गया, सॉरी इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद की संवैधानिक शक्ति जो है ये सीमित है, और यही मूल ढांचा है, ये भी एक मूल ढांचा है, ठीक है। संसद की संवैधानिक शक्ति सीमित है और ये मूल ढांचा, और दूसरा मूल ढांचा क्या बताया उसने, न्यायिक समीक्षा। ये तो खैर पहले ही आ चुका था मूल ढांचे में, 24वां संशोधन 25वां संशोधन जब कैंसिल किया गया था ना केशवानंद भारती में, तो उसी में बोल दिया गया था कि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा, 25वां संशोधन खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ये न्यायिक समीक्षा भी पहले ही बोल दिया गया था, और अब क्या बोल दिया गया, सीमित शक्ति बता दी गई, मतलब संसद की शक्ति जो है वो सीमित है, संसदन की संशोधनकारी शक्ति जो है वो सीमित है, और ये मूल विशेषता है। अतः इस शक्ति को सीमाबद्धता को नष्ट इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में संसद जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती है, अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। सीमित शक्ति का आदाता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को ही असीमित नहीं बदल सकता। मतलब मान लो आपको बोला गया कि आपको 2 रुपए में ही कुछ करना है, तो आप ऐसा आपको कंडीशन दे देगी कि आपको जब भी कमाना है 2 ही रुपए कमाना है और कुछ करना है, तो आप 2 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बोला गया आपकी शक्ति सीमित है, तो उस शक्ति का प्रयोग करके ही आप सीमित को असीमित नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको बोला गया कि आपकी शक्ति सीमित है, तो उसी शक्ति का प्रयोग करके आप उसी सीमित शक्ति को असीमित नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये मूल ढांचे के खिलाफ चल जाएगा। फिर एक और मामला आया, वामन राव मामला, ठीक है। तो नेक्स्ट केस था पिछले वामन, वाले तो अभी क्या है, वामन राव मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए क्या स्पष्ट किया, यह है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर यह लागू होगा। मतलब केशवानंद भारती मामले का जो फैसला है वो फैसले वाले दिन है, उसके बाद से लागू होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक कौन कौन से केस पढ़े देखते हैं, ठीक है। देखो इंदिरा गांधी नेहरू केस तक हो गया था ना, उसके बाद 42वां संशोधन हुआ। इंदिरा गांधी नेहरू केस में संविधान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 39वां संशोधन जो था, जिसमें कि प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनावी विवादों को न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर रख दिया था, तो इंदिरा गांधी नेहरू में से चैलेंज किया गया, और उस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 39वां संशोधन अधिनियम जो है वह असंवैधानिक है, क्योंकि मूल ढांचे को बिगाड़ता है, ठीक है। इसी को वापस, मतलब इन सब चीजों को सर्वोच्च न्यायालय की इन सारी शक्तियों को रोकने के लिए 42वां संशोधन हुआ, जो कि बहुत बड़ा संशोधन था। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन हुआ 42वां संशोधन 1976 में। इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान बोलते हैं, छोटा संविधान बोलते हैं। इसमें क्या कहा, अपने काम की चीज जो क्या है वो ये, बहुत सारे इसमें संशोधन हुए, 42वें संशोधन में कई प्रावधान ऐड हुए, कई प्रावधान डिलीट हुए, लेकिन इसमें 2 प्रावधान जो इंपॉर्टेंट थे वो ये थे इस चैप्टर के लिए। 368(4) और 368(5) ऐड हुआ। 368 क्या है, संसद की शक्ति है संविधान बदलने की, संविधान को परिवर्तित करने की। 368(4) में क्या ऐड किया कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो होगा उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर, ठीक है, किसी भी आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट नहीं जा सकते। और 368(5) में क्या लिखा था कि किसी को डाउट ना रहे कि संसद की शक्ति जो है वो असीमित है, मतलब संसद की शक्ति जो है असीमित है। तो ये मामला गया मिनर्वा मिल केस में 1980 में, ठीक है। और उसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 368(4) 368(5) जो है असंवैधानिक है, गेट लॉस्ट, मतलब हटा दिया उसको, ठीक है। अब क्या कह के हटाया कि जो संसद की संवैधानिक शक्ति है ना संशोधन करने की, संशोधन करने की,
संशोधन करने की संवैधानिक शक्ति वो सीमित है और यही मूल ढांचा है, और इस सीमित शक्ति का प्रयोग करके वो इसी शक्ति को असीमित नहीं कर सकती। समझ गए। और दूसरा, न्यायिक समीक्षा तो पहले ही बोल दिया था कि मूल ढांचे में है। ठीक है, तो मिनर्वा मिल केस तक मूल ढांचा एकदम मजबूत हो चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब संसद ने जब मूल ढांचे को, इसी शक्ति को छीनने की कोशिश करी, तो उसने उसको भी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकते। ठीक है, 7वां केस आया वामन राव केस। ठीक है, वामन राव केस, इसमें क्या कहते हैं, डेट दे दी गई। कौन सी डेट दी गई, ये जो मूल ढांचे की एक डेट दी गई, इसके बाद मूल ढांचा ही लागू, उसके बाद से मूल ढांचा लागू हो। कौन सा डेट डाला था, तो जिस दिन वो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट लाया गया था, कौन सा दिन, मूल संरचना का केस कब लाया था, केशवानंद भारती में आया था ना, 24 अप्रैल 1973। तो ये डेट को याद रखना। ठीक है, 24 अप्रैल मामला था ये 1981 का। ठीक है, क्या कहा, 24 अप्रैल 1973, यानी कि कौन सी डेट है ये, जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला हुआ था। केशवानंद भारती फैसले का डेट है ये, इसी दिन फैसला हुआ था 1973 में 24 अप्रैल को। तो इसके बाद से सभी संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर मूल संरचना का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, लागू होगा। तो ये आपका हो गया यहां तक खत्म, मूल संरचना, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट। जितने केसेस थे, 7 मेजर केसेस हैं मूल संरचना में। ठीक है, कि संविधान को बदला जाए कि नहीं और कितना। ठीक है ना, और शक्ति कितनी है उसकी, क्या कहते हैं, संसद की शक्ति। तो अब समय समय पर मूल संरचना में नई नई विशेषताएं ऐड होती गई, नए नए तत्व ऐड होते गए। जब जब जो जो केसेस आते गए कोर्ट में, उस हिसाब से नए नए चीजें ऐड होती चली गई। ये मूल तत्व, जैसे कि फंडामेंटल राइट में क्या था कि जैसे आर्टिकल 21 है, जीवन का अधिकार है, लेकिन जीवन के अधिकार में धीरे 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 करके बहुत सारे अधिकार ऐड हो गए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐड करते चले गए। उसी तरह मूल संरचना में भी कई तत्व ऐड होते गए, जोड़ते चले गए। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भाग का, अब क्या फाइनल डिसीजन क्या है कि संसद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित संशोधन कर सकती है। मतलब कुछ भी संशोधन कर सकते हैं संविधान, बस संसद, बशर्ते, इस शर्त पे, इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो। मतलब तुम्हें कुछ करना है कुछ करो, लेकिन मूल संरचना को छेड़ नहीं सकते हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित और स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से हैं। मतलब ये बताएगा कौन कि मूल संरचना में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा, सर्वोच्च न्यायालय ही बताएगा। और अलग अलग फैसलों, विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना और उसके तत्वों के और घटकों के रूप में पहचान की जा सकती है। अब अलग अलग क्या बोला, संविधान की सर्वोच्चता, ये मूल संरचना है, मूल संरचना का विशेषता है। ठीक है ना, घटक है ये भी मूल संरचना घटक है। भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्यात्मक प्रकृति, ठीक है ना, ये भी मतलब लोकतांत्रिक प्रकृति को हटा नहीं सकते, सार्वभौम प्रकृति को हटा नहीं सकते, गणराज्य को हटा नहीं सकते तुम। ठीक है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, इसको भी छेड़ नहीं सकते, ये भी मूल ढांचा है संविधान, हमारे संविधान का। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन खत्म नहीं कर सकते, ये मूल ढांचा है। संविधान का संघीय रूप खत्म नहीं कर सकते, मूल ढांचा है। ये सब चीजें जो है मूल ढांचे में आती है सारी। ठीक है, जो जो चीजें आपको कैसे होगा, आपको 20 चीजें याद करनी है तो 20 तो आप ऐसे तो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो जो चीज लगती है ना कि इसको हटाएंगे तो संविधान में बहुत गहरा असर पड़ेगा, वो चीजें मूल ढांचे में ही होंगी। ठीक है, मौलिक अधिकार मूल ढांचे में नहीं है। अब बोला जाए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार मूल ढांचे में नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, समानता ये मूल ढांचे में है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये मूल ढांचे में है, ये सब मूल ढांचे में है। समझ गए। न्यायिक समीक्षा हो गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, देखो जो आर्टिकल 19 और 21 जो है, ये सब चीजें इनडायरेक्टली मूल ढांचे में डाल दिया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आए कि मौलिक अधिकार मूल ढांचा है कि नहीं है, तो नहीं, मौलिक अधिकार मूल ढांचा नहीं है। ठीक है, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली को खत्म नहीं कर सकते, कानून के शासन को खत्म नहीं कर सकते,
मौलिक अधिकारों, मूल ढांचा नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच संतुलन जो है वो मूल ढांचा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप मौलिक अधिकारों को बहुत बढ़ा चढ़ा दो या नीति निर्देशक को बढ़ाने के चक्कर में मौलिक अधिकारों को घटा दो, संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। ये संतुलन मूल ढांचा है, दोनों मूल ढांचे नहीं है। ना मौलिक अधिकार मूल ढांचे में आता है, ना नीति निर्देशक। हाँ, इन दोनों का संतुलन है वो मूल ढांचे में है। मतलब कहने का मतलब है कि संसद जो है मौलिक अधिकार को भी बदल सकती है, सीमित कर सकती है, और नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी ऊपर नीचे कर सकती है, बदल सकती है, उनके या उनके लिए कानून बना सकती है। नीति निर्देशक क्या थे कि ऐसे सिद्धांत है जिसके आधार पर संसद को कानून बनाना है। तो हो सकता है कि ऐसे कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों को बहुत ज्यादा हर्ट कर दे, बहुत से ज्यादा सीमित कर दे, या मौलिक अधिकारों को इतना मजबूत कर दे कि नीति निर्देशक सिद्धांत ही खत्म हो जाए, एक तरह से कुछ बनाए, कुछ काम ही ना कर पाए संसद। तो करना क्या है, दोनों के बीच में संतुलन रखना है, और ये संतुलन ही क्या कहते हैं मूल ढांचा है। ये दोनों मूल ढांचे में नहीं है, अलग अलग से। फिर समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद ये आर्टिकल 368 खुद एक वो है, क्या बोलते हैं उसको मूल ढांचा है। संविधान संशोधन को संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, ये भी मूल ढांचा है। मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, आधार मौलिक अधिकार नहीं है, उसके आधारभूत सिद्धांत, जिन आधारों पर मौलिक अधिकार बना है, जिन सिद्धांतों पर बना है, वो है मूल ढांचे में। मौलिक अधिकार मूल ढांचे में नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है समानता जो है, सामाजिक समानता मूल ढांचा रहेगा, लेकिन मौलिक अधिकार जो दिया गया वो मूल ढांचा नहीं है। समझ गए? आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 ये मूल ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय को इनमें शक्तियां दी गई बहुत सारी। ये सर्वोच्च न्यायालय को इनमें शक्ति दी गई 32, 136, 141, 142, याद कर लेना इसको। फिर अनुच्छेद 226, जैसे कि आर्टिकल 32 है वैसे 226 है, 227 है, ये भी उच्च उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट की शक्तियां हैं, तो ये भी मूल ढांचे में है। तो ऐसा कई सारी चीजें मूल ढांचे में आई, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें मूल ढांचे में जोड़ती चली गई। ठीक है, केशवानंद भारती में क्या कहा, इतनी सारी चीजें जोड़ी मूल ढांचे में, 9 चीजें। ठीक है, ये अलग से याद नहीं करना किस केस में किसको मूल ढांचा बनाया गया, ये बिल्कुल याद नहीं करना, इसको रटने की कोई कोशिश नहीं करना, नो। ठीक है, तो बहुत मेजर चीज है जो मैंने अभी बताया, वही सिर्फ याद करना। ठीक है ना, जैसे इंदिरा गांधी केस में न्यायिक समीक्षा हो गया। ठीक है, इंदिरा गांधी केस में न्यायिक समीक्षा हो गया। इसमें क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको, हो गया, इसमें कौन था, हाँ सॉरी, इसमें था 368 वाला, संविधान की संसद की शक्ति सीमित है, इसमें भी न्यायिक समीक्षा ही बोल दिया गया। ठीक है, संतुलन बनाए रखना मिनर्वा मिल केस में था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद करने वाली हैं। ठीक है, संतुलन बनाए रखना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के बीच में, ये तो हम जब पढ़ेंगे दोनों के बीच में लड़ाई, तो भी हम पढ़ा था। ठीक है, हमने दोनों के बीच के वो पढ़ा था विवाद, तो ये पढ़ा था मिनर्वा मिल केस में क्या चीज वो है। ठीक है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, भीम सिंह मामला इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सब मामले इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंदिरा साहनी केस, कानून का शासन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीतो होलोहन मामला इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, संप्रभुत्व, ये सब चीजें। ठीक है, रघुनाथ राव मामला, बम्बई मामला, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, संघवाद इसमें मेजर था, बम्बई वाले में संघवाद मेजर था। ठीक है, उसके बाद और सभी सब कैसे हैं, एम नागराज मामला, समानता का सिद्धांत, आई आर कोयल हो मामला, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, बस इतना है। तो सारे एकदम नहीं पढ़ने, जो मेजर मेजर है मैंने बता दिया वही पढ़ना आपको, बाकी चीजें ये पढ़ लेना कि हाँ कौन सा उसमें आएगा, क्या बोलते हैं मूल ढांचे में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो 2-3 रीडिंग तो जरूर मारना, कम से कम 2 से 3 से 4 बार जरूर पढ़ना इसको, ताकि दिमाग में फंस जाए यहाँ कौन सी चीजें मूल ढांचे में आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, खुद भी बता सको उसको। ठीक है, तो ये तो सारे केसेस के नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। सरकार अब शुरू हो जाएगा, सरकार भाग 2। भाग 1 आपका जो था पूरा इंपॉर्टेंट